Sir, sum number 21 and 20, sorry, sum number 20 and 22. HCV 20 22 और डाउट बोलो। 24 24 और 1923 1923 तो 19 20 20 34 34 सर 32 32 बस सर। और किसी को कुछ ऐड करना है? सर 37 37 38 भी है। 38 भी है। और किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है ना। सबसे पहले कौन सा 19 है ना? Yes, sir. 19 कहाँ गया? हाँ सॉरी। अच्छा, ये पावर वाला क्वेश्चन है। तो पावर मालूम है ना, जूल पर सेकेंड होता है। रेट Yes, ऑफ sir. डूइंग वर्क इज पावर। यस तो हो जाएगा। तो देखो, उससे पहले वैसे पावर पर आता नहीं, मैं बहुत सिंपल चीज है, बट थोड़ा सा इतना तो लेता हूँ। पावर होता क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क so power P is dW by dt, that is d by dt of F dot S। यही होगा Yes, sir. ना? Yes, sir. That is P is equal to F dot ds by dt plus S dot df by dt। ऐसा कुछ होगा। यस सर। Now if force is constant, तो पावर हो गया F डॉट V
Yes, होगा sir. ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. So power is F dot P. पावर का यूनिट क्या होगा? Watt joule per second. Rate of doing work, that is joule per second. इस जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं, Yes, sir. ठीक है। बिगर यूनिट एक होता है हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर कितना, ऑलमोस्ट 746 वॉट के बराबर होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतना तो क्लास 9 10th में पढ़े होगे, नया तो इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं सर। एक बार जल्दी से लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सर 24 डाउट आप हटा सकते हो गया। अच्छा, वेरी गुड। और इस पावर पढ़ने के बाद किसी को और कुछ हटाना है तो बोलिए। डन सर। सर 2 सेकंड। डन सर, डन। Water is falling from a 50-meter high fall is to be used for generating electric energy. If 1.1 kg of water falls to be converted into kinetic energy, how many 100-watt lamp can be lit? यही है। तो 50 मीटर हाई, ठीक है। तो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgh, mgh। यही होगा। माइनस यस। कैसे होगा, प्लस होगा ना। नहीं नहीं सर, प्लस होगा, प्लस होगा। mg भी नीचे, आ भी नीचे रहा है। हाँ सर। सो रेट ऑफ वर्क डन, यहाँ पर g कांस्टेंट, h कांस्टेंट, d बाई dt ऑफ m है। सो दिस पावर इज g10, h50 and dm by dt, that is 1.5 into 10 raised to 5, 10 raised to 5 पर आर है। तो ये हो गया 1.5 into 10 raised to 5 अपॉन 3600, ये केजी पर सेकेंड होगा। यस सर।
So 7.5 into 10 raised to 5 upon 36 joules per second, that is this much watt होगा. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो नंबर ऑफ लैंप्स क्या होगा? सेवन 7.5 into 10 raised to 5 अपॉन 36 और एक लैंप है 100 वाट का, तो हाँ इतना सर, होगा. हाफ भी Yes, नहीं. sir. So 7500 upon 36 finally Yes, sir. कितना होगा? It would be something like 208. सर 122 के आसपास. जो भी होगा देख लो. है आंसर? सर Sir, सर 208. हाफ होगा और मतलब हाफ दी एनर्जी कन्वर्ट होगी बस. क्यों ऐसा लिखा है क्वेश्चन हाँ में सर, क्या? लिखा है. अच्छा, हाफ द ग्रेविटेशनल हाँ, पोटेंशियल, ठीक सर. है. तो हाफ इसका, तो दिस इनटू 0.5 कर दो. सो 1/2 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? तभी 122. 122. ठीक है, आगे बढ़े. yes, sir. वैसे कॉफी कर लेता हूँ. जल्दी कर लो. सर थोड़ा छोटा करो. सर बोल बेटा. गलत आ रहा है, इसमें भी 104 आ रहा है. मैं किया अभी कैलकुलेशन. अरे तो जी 9.8 होगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई. छोटी छोटी चीजों में तुम लोग परेशान हो जाता है. जी नहीं को मतलब 9, 104 आ रहा है मुझे नंबर ऑफ लैंप्स. जो भी आ रहा है यही आंसर होगा. मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो भी आए. जी को 9.8 ले सकते हो और ज्यादा प्रिसीजन के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं. ये कुछ नहीं, एकदम मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन. Yes, sir. आगे Done. बढ़े. एक मिनट. A person is painting his house walls. He stands on a ladder with a bucket containing paint in one hand and brush in the other. Suddenly, the bucket slips from his hand and falls down to the floor. If the bucket with the paint has a mass 6 kg and was at a height 2 meter above 2 meter at the time it slipped, how much gravitational potential energy is lost together with the paint? अच्छा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh मालूम है ना? बोलो. हाँ सर. अच्छा, हाँ. तो हो गया. Bucket with paint has a mass 6 kg and height 2 meter. तो कितना ग्रेविटी क्यों पूछा? mgh सिंपल. 6 kg का बकेट है और 2 मीटर हाइट पर है,
तो ये mgh नहीं हो जाएगा? होगा सर mgh ही। दैट इज 6 इंटू ज्यादा से ज्यादा 9.8 और हाइट की जगह 2 लिख दो। है आंसर ऐसा? हाँ सर। हाँ सर ऐसा ही है। कितना आएगा ये? 118 दिखा रहे हैं। 120 सम लाइक 9.8 लिख लीजिए। हाँ सर ठीक। हाँ सर 118। 118 ऐसा? हाँ। तो इसमें कुछ भी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, 20 हुआ, 22, 23। The 200-meter freestyle women's swimming gold medal at Seoul Olympic 1988 went to Joby Naimer Friedrich of East Germany when she set a new Olympic record for 1 minute and 55.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with uniform speed and had to exert 460 watts to maintain her speed. Calculate the average force of resistance offered by the water duration. अभी सिखाया था par P is F dot V, यस सर f इंटू हाँ v। सर। है ना? हाँ सर। देखो तो आंसर आता है या नहीं जल्दी से। सर 272.18 है। आंसर मैच किया कि नहीं ये देखो।
सर बुक में 270 और 272 आया है, चलेगा ना? दौड़ेगा। आगे बढ़ूं? जिसने पूछा था समझ आ गया? यस सर बढ़ते हैं आगे। So 22 is done. Now 23. तो मोस्टली तुम लोग ये पावर वाले के चक्कर में सब छोड़े हो, मुझे ऐसा लगता है। तो ये पावर हुआ नहीं है। 23. 23. देखो 100 मीटर 10.54 सेकेंड है ना, ये रिकॉर्ड है। Assume that she achieved her maximum speed in very short time, then ran the race with that speed till she crosses the line. Take her mass to be 50 kg. मतलब ये कांस्टेंट स्पीड की कहानी है। हाँ सर। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी एट फुल स्पीड, तो पहले तो कांस्टेंट स्पीड पता चले कितना है, ठीक है। यस सर। तो 100 मीटर 10.54 सेकेंड में गया, तो ये कांस्टेंट स्पीड कितना हो गया, 100 अपॉन 10.54 कितना होगा बताओ? 9.48। 9.48। 7 hours। तो ये हो गया। ए पार्ट में पूछा है काइनेटिक एनर्जी, which is half mv²। मास कितना है 50 kg। v कितना आया 9.48। तो ये कितना जूल हो गया बताओ, मुझे नहीं आता ये सब मल्टीप्लिकेशन। सर 2246 आया, तो 2250। 2246 जूल, ऐसा है। यस सर। 48। हाँ सर वैसा 224। मल्टीप्लिकेशन आप चेक कीजिए, मुझे नहीं आता वो सब। हाँ सर वही अप्रोक्सीमेटली ठीक वही। है, तो ए हो गया। बी में assuming that the track, the wind, etc. offer a average resistance 1/10 of her weight, calculate the work done by resistance during the run। So air resistance is equal to F dot S। तो एयर रेजिस्टेंस अपोजिट होगा, तो माइनस कितना, वेट का 1/10 दैट इज mg/10 इंटू डिस्प्लेसमेंट s 50 मीटर है शायद, यस सर। नहीं 50 मीटर नहीं, 100 100 मीटर। 100। सो इंटू 100 ऐसा कुछ। तो मास है 50 kg, सो -50 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 10। सो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस होगा 5000 जूल। यस सर। वर्क डन बाय पूछा है या अगेंस्ट पूछा है? बाय द रेजिस्टेंस, तो नेगेटिव होगा, हाँ सर। है ना। तो ये बी का आंसर हो गया।
सर ये mg/10 कैसे हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ा है? हाँ सर। यही होता है क्वेश्चन बिना पढ़े बैठने का नतीजा। Force, mass into acceleration. Acceleration अरे g है. देखो, बड़ गधे। Offered an average resistance of 1/10 of her weight। मतलब रेजिस्टेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड mg/10 है, दिख रहा है? हाँ सर हाँ। रेजिस्टेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज mg/10। ठीक है। हाँ सर समझो। सी व्हाट पावर ग्रिफिथ जूनियर had to exert to maintain यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कितना पावर उसको मेंटेन करना पड़ेगा? तो क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जो जो वर्क हो रहा है इसके अगेंस्ट, एयर के अगेंस्ट, वही रेट ऑफ वर्क पावर होगा। हाँ मतलब पावर विल बी 5000 जूल अपॉन कितना टाइम लगा? 10.5 10.54 10.54 सेकेंड अपॉन 10.54, दिस मच जूल पर सेकेंड। देखो तो है आंसर हाँ सर हाँ पूरा कितना आता है? फिर सेकंड का आंसर 465 ना हमें -4900 बता रहा है। अरे बोला सर ना जी वापस वो जी 9.8। आ जाएगा, जी को 9.8 कर दो, आ जाएगा। ये पावर कितना आया? 465 465 465 वॉट। हाँ आया समझ में सबको? हाँ 23rd के बाद है 32, 34, 37, 38। ठीक है, 32 करता हूँ, तो कॉपी कर लो तुम लोग।
आगे बढ़े। हाँ सर। A block of mass 100 gram is moved with a speed 5 meter per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane. The cross section of the tube is such that block just fit in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stop at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during the process. तो ये समझो कि ये ट्यूब है, ठीक है। Yes, sir. इस ट्यूब का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर वर्टिकल प्लेन में है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब जस्ट फिट इन इट। द ब्लॉक में हाईएस्ट पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, और फाइनली यहाँ पर आके रुक गया, है ना। यस सर। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और ये इसका फाइनल पोजीशन। सो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय ट्यूब, यही दो आएगा। यस सर। Yes, sir. यही दोनों आएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. वर्क डन बाय ग्रेविटी mg नीचे और 2r नीचे आया है, तो mg इंटू 2r होगा, हाँ सर। Yes, sir. प्लस वर्क डन बाय ट्यूब इज हाफ m, v तो 0 है, u बचेगा, Yes, sir. हाँ तो माइनस 20. हाफ mu स्क्वायर। सो वर्क डन बाय ट्यूब इज इक्वल टू माइनस कॉमन हाफ mu स्क्वायर प्लस 2mgr होगा ऐसा। हाँ सर। हाफ मास कितना है? 0.1 किलो में। 0.1। इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 0.1 इंटू 10, रेडियस कितना है? 10 दिया है रेडियस। 10 सेंटीमीटर, 0.5. 0.0। ऐसा कुछ। हाँ Yes, sir. तो 10 और 0.01 गया, ये 0.2 हो गया। 25 2.5, 2.5 अपॉन 2, तो 1.25 प्लस पॉइंट। 0.2 शायद, हाँ सर। Yes, तो sir. माइनस 1.45 जूल, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। हाँ सर वही है। Hmm. कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर वो जो ब्लॉक है वो तो ट्यूब के अंदर से जाएगा ना?
हाँ तो तो सर मतलब ये ऊपर हमने सिर्फ रेडियस का क्यों लिया? पहले ऊपर था, फाइनली नीचे है। हाँ सर। बोलो तो mg किधर है? नीचे की ओर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की ओर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी का वर्क डन हुआ। हाँ सर। क्या समस्या है? सर एक्चुअली वो कंफ्यूजन इधर हो रहा था कि उसमें लिखा है सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट्स इन इट, वो नहीं समझा। मतलब उसमें ब्लॉक उसमें घुस जाता है, गैप नहीं छूटता है, कहने का ये मतलब है। ब्लॉक उस ट्यूब के अंदर फिट हो गया। हाँ सर, तो वो ब्लॉक को ट्यूब के अंदर क्या ना, ये हमने कॉर्नर पे क्यों रखा है? कहाँ कॉर्नर पे रखा है? अंदर में है। क्या तुम भी गजब बच्चा है। हट। तो उसको लग रहा है बीच का ट्यूब है पूरा। ये ट्यूब है। ट्यूब के बीच में खाली जगह होती है और ये ब्लॉक है। हाँ जस्ट सर। फिट अगर नहीं करेगा और यहाँ पर टाइट होगा तो ये यहाँ पर रुक जाएगा ना, चलेगा कैसे? हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पर ब्लॉक है, इसको ऐसे दिया, ये गोल गोल घूमते 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 फाइनली 5-10 बार ऐसे वैसे किया होगा और फाइनली नीचे आके रुक गया। समझे? हाँ सर। बोलो हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. डाउट? नहीं। 32 के बाद 34, 34, 37, 38। चलिए 34 देखिए।
ठीक है। A small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required to lift the block from ground and put it on the top? ठीक है. To slide the block up the incline, what will be the speed of block when it reaches to the ground? It falls off. जो भी एक एक करके सब देखते हैं. So ये incline plane है. कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है. 10 मीटर लॉन्ग एंड 3.2 मीटर हाई. मतलब ये हाइट होगी 3.2 मीटर. हाँ सर। और ये लिखा है 10 मीटर लॉन्ग. 10 मीटर लॉन्ग का मतलब ये होगा 10 मीटर, हाँ सर। है ना. यस सर। How much work was required A to lift the block from the ground and put it on the top? तो पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कितना काम हुआ. किसी एक मास को यहाँ पर रख दिया, है ना. यस सर। और मास इसका दिया है 200 ग्राम. तो देखो सेम स्टोरी. Work done by all the forces is change in kinetic energy. So all the forces में work done by gravity, work done by external force. कोई तो force नहीं जाएगा ऊपर ना. हाँ सर। This is equal to 0. यस सर। अच्छा, mg नीचे लग रहा है, गया ऊपर. तो ये हो गया -mgh. समझ आया कैसे? हाँ सर। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यस। plus work done by external force. This is equal to 0. So work done by external force is plus mgh. होगा. यस सर। That is plus 200 gram. So 200 upon 1000. G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 3.2. So 6.4 जूल है आंसर. एक हाँ आंसर सर। देखो मैच किया. यस सर। वाह। B part, to slide the block up the incline. तो अप द इंक्लाइन अगर हम ब्लॉक को स्लाइड करते हैं, ऐसे देखो, अगर हम ब्लॉक को स्लाइड करके ले जाते हैं अप द इंक्लाइन, तो इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा F, उसकी वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी. हाँ है ना. सर। तो इस केस में वर्क डन बाय F मेरा हो जाएगा mg sin थीटा into L, लेंथ ऑफ इंक्लाइन. यस सर। है ना.
तो साइन थीटा पी बाई एच अपॉन 10 हो जाएगा पॉइंट mg इंटू एच अपॉन 10 सर। इंटू एल 10। तो ये भी देखोगे mgh ही आ गया जो पहले आया था, तो इसका आंसर भी 6.4 जूल होगा। देखो है आंसर। इसमें से मतलब ये फोर्स और mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही एक्ट करेगा ना सेकंड वाले के। हाँ, बी का आंसर मैच किया। सर सर वो साइन थीटा का वो समझ में नहीं आया। क्या इस ट्रायंगल में साइन थीटा पी बाई एच नहीं दिख रहा है? हाँ सर। एच अपॉन एल। हाँ सर हाँ। है ना? सी पार्ट में पूछा है इफ इट फॉल्स ऑन द इंक्लाइन ड्रॉप वर्टिकली स्लाइड करे, कैसे करे कुछ भी, तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो सीधी कहानी है, कैसे भी आएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, दो ही हो सकता है। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन का 0 होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एच, तो एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर। So finally this V will become under root 2GH। वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 3.2 होगा, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड है आंसर। चमका कुछ? ए बी सी। यस सर, चमक रहा है। सी वाला हाँ सीधा सर, बहुत लगता बढ़िया। है। हाँ, क्या बोल रहे हो सी वाला? सी वाला सीधा लगता है। सी वाले में ऊपर से नीचे आया, तो कैसे भी ऊपर से नीचे आए, दो ही फोर्स हो सकते हैं, एक ग्रेविटी का फोर्स और एक इंक्लाइंड प्लेन का फोर्स। हाँ फ्रिक्शन है नहीं, इंक्लाइंड प्लेन का फोर्स नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल का अगर ऐसे ही ड्रॉप कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल है ही नहीं। स्लाइड कर भी रहा है तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है नॉर्मल के, तो सारे हाँ केसेस में यही होगा। है ना? दो तीन चीजें पूछा है, व्हेन इट स्लाइड डाउन तब कितना होगा, जब वो फॉल करे तब कितना होगा, वर्टिकली ड्रॉप करे तब कितना होगा, तो कुछ भी करे इतना ही होगा।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर एक सर हम्म, Yes, sir. सर वो वर्क डन बाय द इंक्लाइन प्लेन वो 0 क्यों हो रहा है सर? इंक्लाइन प्लेन फोर्स कहाँ लगाएगा? देखो यहाँ लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर। तो वर्क डन 0 होगा। हाँ 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 सर। ठीक है, नेक्स्ट 37। ठीक है, 37 देखो, a block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from 0.1 meter above the horizontal surface, how far will it move on the rough surface? अच्छा, ये ऐसा है बेटा, थोड़ा सा डायग्राम समझो। इसमें दो पार्ट है। दो पार्ट मतलब वो डायग्राम क्वेश्चन में लिखा है, डायग्राम में बोला नहीं है। दो पार्ट मतलब ये ट्रैक का एक पोर्शन ये वाला है A to B तक, ये स्मूथ है, समझ रहे हो? हाँ सर और ये जो पोर्शन है B ऑनवर्ड्स, ये रफ है। और इस रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.20। तो पूछा है कि कहां पर जाके रुकेगा। तो मान लो यहां पर जाके रुक गया, तो ये डिस्टेंस x कितना है यही पूछा है। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर ट्राई कर सकते हो खुद से, अवश्य। या मैं कर दूं? करते हैं 2 मिनट। करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, हो जाएगा। सर हो गया सर हो गया आंसर मैच किया? हाँ सर किया ठीक है, बाकी जनता सबका हो गया जिसने पूछा था? Yes, sir. वेरी गुड। अप्लाइंग वन वर्क एनर्जी थ्योरम।
Same story. Work done by all the forces is change in kinetic energy. All the forces में gravity, उसके बाद Friction. friction. This should be equal to change in kinetic, that is 0. यहाँ पर भी velocity 0 था, यहाँ पर भी velocity 0 है ना? Yes, sir. Sir. ये हाइट h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर लगेगा म्यू mg, ब्लॉक यस पर सर। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ना, म्यू mg इधर, n हाँ सर, इधर, अपोजिट mg डायरेक्शन में। इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर। सो माइनस म्यू mg इंटू x, दिस इज इक्वल टू 0, है ना? So mgh is equal to mu mgx, हाँ सर। mg गया, so x is equal to h upon mu, हाँ h सर। कितना था 1 मीटर और mu कितना 0.2, so 1 upon 0.2 मीटर, that is 5 मीटर है आंसर। हाँ सर आया। आया समझ में सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? हाँ सर। So 37 is done. Now 38. आगे बढ़े? हाँ सर। Next 38. A uniform chain of mass m, length L, overhang with table 2/3 part. Find the work to be done by a person put hanging part. अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी सिखा देता हूँ उसके बाद। चलो ये हो गया। अब सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस में लास्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिखाया था, यस Yes, सर। sir. यस सर। पहचानने का तरीका बताया था। Yes, sir. यस सर। Sir. अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कभी पढ़ाया नहीं मैंने, अभी जरा उसको सिखाता हूँ। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? सर जब बॉडी किसी जब हाइट पे रहती है तो उस रेस्ट पे पे जो रहता है, एनर्जी उस पे जो एनर्जी लगती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्टोर इन द बॉडी सर, जब वो रेस्ट पे रहता है। हाँ मतलब रेस्ट पे रहती है। नहीं, स्कूल में पढ़ते होगे एनर्जी पोजेस्ड by a body by virtue of first its position in a conservative field. कंजर्वेटिव फोर्स देखे थे ना? हाँ। और यस सर। इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ, सबको समझाता है क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्कूल में वो पेपर बुलेट से मारा है सबको? Yes, हाँ sir. सर। सर हाँ सर, हाँ सर बहुत। सर अभी भी मारना है। बोलो।
मैं सर वो पूछा तो हूँ रोज का वर्क था। रोज का था। तो वो जो रोज का था उसमें क्या होता था कि जो तुम्हारा रबर बैंड था, वो रबर बैंड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता था, इलास्टिक होता था। हाँ तो उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आती थी जो वो पेपर को पास ऑन करता था। यस Yes. सर। जब ढीला रहता था तो नहीं होता था, नहीं सर। है ना। यस सर। yes, तो वो हुआ बाय चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, उसका मतलब हुआ। यस सर। ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब हुआ। अच्छा, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन का मतलब भी देखते हैं धीरे धीरे। पहले ये समझो कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। बताया ना कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बहुत सारी कहानी हम लोगों ने किया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी इज मैथमेटिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल कहानी। सो मैथमेटिकली change in potential energy is negative of work done by conservative force। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी, डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो एफ डॉट डी एस ऐसा लिख सकते हैं ना। सो फोर्स यस एफ सर। इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सर रिलेशन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? बताया ना, रबर बैंड का बुलेट, तो रबर बैंड ज्यादा एक्सपैंड करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो रबर बैंड के अंदर ज्यादा एनर्जी आती है जो बुलेट को पास ऑन करता है तो तुम्हें चोट लगती है। हाँ या तो वो एग्जांपल हुआ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज का। ठीक है। यस अच्छा, को हम ऐसे भी कह सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डी एस है, ये डी एक्स नहीं ऐसे। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू, जैसा पहले किया था, माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ऐसा होगा। एफ yes, में अगर एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है तो ऐसा होगा। Yes, दैट sir. इज फोर्स का एक्स कंपोनेंट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, फोर्स का y कंपोनेंट इज माइनस डी यू बाई डी वाई, फोर्स का z कंपोनेंट इज माइनस डी यू बाई डी जेड। एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है। या फाइनली मैं ऐसा बोल दूं, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर थोड़ा इसके एग्जांपल पे आते हैं। यस सर।
सर बोलो। सर मुझे वो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव वाला लाइन समझा सकते हो आप? Negative of work done by conservative force is change in potential energy. अच्छा है ना? पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करते हैं वही वर्क डन एनर्जी में स्टोर होता है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सर हो गया सर लगता है। Sure done. लिख लिया सबने? सबका हो गया? हाँ हाँ सर आगे बढ़े? सर वो क्या? डी है क्या एकदम लास्ट में? बेटा नीचे 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 और नीचे और नीचे। हाँ यहाँ पे। और और माइनस। नीचे कुछ बस नहीं सर, नहीं सर, बस हाँ वहीं पे सर वो माइनस। सिंबल का नाम क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप, नहीं, वो ये न्यूमरेटर में। सिंबल, हाँ ये हाँ हाँ टेल पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा सर ने ना आप लोगों को? सर आपने पिछले क्लास में बताया था, सर ने नहीं पार्शियल बताया था। आपने कुछ बताया था। एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, बहुत सारे वेरिएबल हो, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं बाकी को छोड़कर, तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर ए पोजीशन एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो उसको एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कंपोनेंट मिलेगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड कंपोनेंट मिलेगा। समझे? यस सर गॉट इट। आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, आप लोग सब जानते हो। हाँ, इलास्टिक भी यस है। सो मैग्न। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जो कि होता है mgh, है ना? यस सर। तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसका नेगेटिव मतलब प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। है ना? हाँ सर। आगे बढ़े? एक मिनट और यस सर। अब एक बार दोबारा वर्क एनर्जी थ्योरम पर आओ।
या इसे छोड़ो, वर्क नहीं छोड़ो बाद में। कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाँ। एमजीएस तो आपको आता है, वो बेसिक कहानी सबको आता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज ये एक चेन है, जिस चेन का मास m है और लेंथ l है, और ये ऐसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड को टच करता है। इस ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी 0 का रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, यूनिफॉर्म चेन। समझ आया? यस। कोशिश कीजिए। सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? नो सर। तो m मतलब उसका मास है ना वो। हाँ, m उसका मास है।
सर आया कुछ बताओ। देखो देखो, यहां से एक्स हाइट ऊपर अगर हम छोटा सा dx लेंथ का चेन लेते हैं तो इस dx लेंथ के चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? minus mg. माइनस क्यों, प्लस ना। हाँ, प्लस उस dx लेंथ का मास dm इंटू जी इंटू एक्स ऐसा होगा। सर अच्छा, यस सर। ये मास कितना होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dx। यहाँ पर लैम्डा क्या है? m अपॉन l, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना। टोटल l लेंथ ऑफ चेन का मास m है तो यूनिट लेंथ का m बाई l होगा। तो ये हो गया m बाई l g x dx। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें दोनों ओर इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो u इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी बाई एल इंटीग्रल एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। हाँ सर तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, एम जी अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एल बाई 2। आया समझ में? यस पक्का? हाँ हाँ, सर मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी वो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी लग रही रहेगी बीच में उस चेन के उतना ही होगा वैसा। नहीं, ऐसा बोलोगे तो अभी तुरंत एक क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे देखो देता हूं, लिख लिए हो, आगे बढ़े। सर एक Yes, मिनट sir. हाँ। सर आपने म्यूट dx क्यों लिखा? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर dm को आपने म्यूट dx लैम्डा dx क्यों लिखा? डीएम क्या है? लैम्डा वाला मास। पार्ट समझा। डीएम क्या है? डीएक्स लेंथ का मास हाँ है हाँ ना। सर तो डीएक्स टोटल डीएक्स लेंथ में कितना मास होगा? तो टोटल एल लेंथ में एम मास है तो यूनिट लेंथ में एम बाई एल मास। हाँ सर तो डीएक्स लेंथ में एम बाई एल इंटू डीएक्स मास। हाँ सर समझा। Done, sir.
कर रहे हो गया सर, लिखो। हो गया। ठीक है, हो गया तो एक और देखो। ऐसे समझिए अगर इसको मिटाएं तो ऐसे समझिए कि एक चेन है, जिसका मास m है। तो इस लाइन को रेफरेंस मान लीजिए, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। इसको कोशिश
बोलो। एक मिनट हो रहा है। देखो, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि अभी किसी बच्चे ने कहा कि सर हाफ ऑफ द लेंथ पे ले लेंगे तो mg/2, कहीं वैसा तो नहीं है। तो इस तरह का कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहे। यहां से थीटा एंगल पर अगर हम डी थीटा सेगमेंट लेते हैं, ये भी क्या है बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही है ना। ये चेन सीधा लटका रहे तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हाँ हाँ सर। यस तो इतने पोर्शन का लेंथ हो गया आर डी थीटा, हाँ यस और इसकी हाइट हो गई यहां से आर साइन थीटा, हो गई। यस सर। यस सर। तो केवल उतने पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी डी यू हम लिख सकते हैं डी एम इंटू जी इंटू आर साइन थीटा। हाँ हाँ सर। बोलो। सर लेंथ कितना हाँ बोला? लेंथ 1/4 सर्कल का पेरीमीटर कितना है देखो। सर 2m/π आ रहा है मुझे। हाँ वो डी देख लेंगे, वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। वैल्यू पुट कर हाँ लेंगे, वो कोई काम नहीं है। सो लैम्डा जी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ऐसा होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, लैम्डा जी आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to 90 डिग्री। यस सर। साइन का इंटीग्रल कॉस माइनस कॉस। माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा 0 to 90 डिग्री। तो कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो ये प्लस लैम्डा जी आर स्क्वायर हो गया। हाँ सर। अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू, तो टोटल मास m और लेंथ कितना हो जाएगा 2πr/4, दैट इज πr/2। माइनस 0 to 9। होगा ऐसा। हाँ हाँ सर। सो आंसर इज 2mgr/π। क्लियर है। यस। आर डी थीटा मुझे नहीं समझा बस तक। ओके। क्या। आर डी थीटा वो एक पोर्शन है क्या मतलब? हाँ, आर का। यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा सेगमेंट लेंगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आर डी थीटा होगा। हाँ सर हाँ समझा। पूरा चेन का लेंथ ना मतलब आर। हाँ, उतने ब्लू से जो बड़ा वाला डॉट है उतने पार्ट ऑफ चेन का लेंथ, यस सर समझा। क्योंकि वैसा ही वैसा पॉइंट मास है, सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के मुझे ऐड कर देना है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही। एससी वर्मा में से बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अगले क्लास में बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। बाय। सर बोलो।
सर एक आउट ऑफ सिलेबस डाउट था। बोलो। नेक्स्ट क्लास पूछता हूँ। ठीक, ओके। सर बोलो। सर हम लोग लैम्डा को इसमें ला क्यों रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उतनी आर डी थीटा लेंथ का मास कैसे निकालेगा? उतने लेंथ ऑफ चेन में कितना मास है कैसे पता रहेगा? सर पर लैम्डा तो m/l होता है। हाँ तो सर लैम्डा में अगर लैम्डा को सीधे सीधा मास कर देना भी तो गलत हो। कहाँ मास किया मैंने? वे सर गधे। मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ आर डी थीटा। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है ना बेटा? उसको हाँ सर। मैंने आर डी थीटा से मल्टीप्लाई किया। उसको मैंने आर डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, हाँ सर। तब जाके डीएम हुआ ना। हाँ 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 ये सर। जो टर्म है ये टर्म डीएम है, समझे? अच्छा तो मतलब लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है। हम्म। ओहो। हाँ सर समझ गया समझ गया। समझ गया? बधाई हो। थैंक यू सर।